करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम जारी है। आज उसका दूसरा वीडियो है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। 2017 की परीक्षाओं के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 2017 में जो भी आगामी परीक्षाएं हैं। साइंस एक अलग सब्जेक्ट है और अभी तक साइंस मैंने पढ़ाया नहीं है। आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें साइंस खंड से अच्छे खासे सवाल आते हैं। खासकर इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स के बाद सबसे ज़्यादा साइंस से सवाल पूछे जाते हैं। क्या उपाय है आपके पास? मैं एक उपाय देता हूँ। कोई बुक मत पढ़िएगा, समय कम बचा है। आप घटना चक्र ले लीजिए मार्केट से, ठीक है। घटना चक्र का 10 वर्षों का जो सामान्य अध्ययन का सॉल्व होता है, प्लस उसे मिलाकर जो करंट अफेयर्स का जो साइंस है चलता रहेगा। बीच बीच में करंट अफेयर्स में बाकी सब भी पढ़ाऊंगा, तो साइंस का धीरे धीरे बीच बीच में वीडियो पढ़ता रहेगा जो करंट अफेयर्स का साइंस होता है, जिसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो साइंस के दो पार्ट होते हैं, एक परंपरागत जो किताबों में है और एक रोज नए नए जो आविष्कार और शोध हो रहे हैं वो करंट अफेयर्स में पढ़ा दूंगा। 20 सवाल लगभग 150 प्रश्नों में से, खासकर पीसीएस एग्जाम्स में 150 प्रश्नों में से लगभग 20 सवाल साइंस से पूछे जा रहे हैं। 20 सवालों के लिए लगभग 14 से 15 सवाल आपको परंपरागत विज्ञान से मिल जाएंगे और 5 से 6 सवाल करंट अफेयर्स से मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप करंट अफेयर्स विज्ञान के लिए घटना चक्र पढ़ लेंगे तो निश्चिंत रहिएगा। उसे पढ़कर आप प्रत्येक चैप्टर दोहराते हुए पढ़िएगा। ये नहीं कि शुरू से किया और अंत तक पहुंच गए फिर दोहराना शुरू किए, फिर भूल जाएगा तो दोहराने का लाभ नहीं मिलता है। प्रत्येक चैप्टर उसका दोहराते हुए पढ़िएगा। पहले प्रयास करिएगा कि उसका जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, खासकर मानव संरचना और बीमारियां, मानव शरीर की जो संरचना है और बीमारियां, वो पहले पढ़ लीजिएगा। बाकी बचा हुआ हिस्सा फिर बाद में पढ़िएगा और उससे जो समसामयिक घटनाक्रम का जो विज्ञान है मिलाकर तैयार कर लेंगे तो आपका विज्ञान वाला उसमें जो खंड है सामान्य अध्ययन में, उसके प्रश्न गलत नहीं होंगे। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिड एरोबोट। भारत और रूस ने मिलकर एक हाइब्रिड एरोबोट का निर्माण किया है संयुक्त उद्यम के तहत। ध्यान रखिएगा, भारत ने रूस के साथ मिलकर किया है, हाइब्रिड एरोबोट का निर्माण किया है। ये एक वाहन है जो मुश्किल इलाकों में पहुंच के हिसाब से तैयार किया गया है। जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कौन सा वाहन भेजा जाए? अगर लोग डूब रहे हैं, बह रहे हैं, तो उन्हें बचाने के लिए एक ऐसा वाहन चाहिए जो कुशलता पूर्वक बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चल सके, है ना। जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, दलदली इलाकों में, बर्फ वाले क्षेत्रों में, रेतीले क्षेत्रों में पहुंचने में इससे मदद मिलेगी। हाइब्रिड एक इंजन होता है, हाइब्रिड इंजन पर आधारित है, अर्थात ये सामान्य ईंधन के अलावा बिजली से भी चल सकता है। सामान्य ईंधन के अलावा बिजली से चल सकने वाले इंजन को हाइब्रिड इंजन कहते हैं और ये हाइब्रिड एरोबोट एक वाहन है। नेक्स्ट, 31 मई 2017 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। उसी अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया और बताया कि दुनिया भर में तंबाकू उत्पादों के कारण प्रति वर्ष यानी हर साल 70 लाख लोगों की मौत होती है। 7 मिलियन अर्थात 70 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। नेक्स्ट, तियानजू 1। तियानजू 1 क्या है? चीन अपने लिए अंतरिक्ष में एक स्टेशन बना रहा है। अंतरिक्ष में स्टेशन किस लिए बनाए जाते हैं? उनका उद्देश्य होता है प्रयोग करना, शोध करना। कुछ ऐसे प्रयोग और शोध हैं जो प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं जिसे हम धरती पर नहीं कर सकते, क्योंकि धरती पर वायुमंडल है। कई प्रयोगों और शोधों के लिए निर्वात की जरूरत पड़ती है अंतरिक्ष की, तो इसलिए अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। पहले से भी एक स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित है नासा द्वारा। अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन उसे कहते हैं। चीन अपने लिए अलग से एक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कर रहा है और उसका नाम है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। तो अंतरिक्ष स्टेशन इकट्ठा धरती से उठाकर अंतरिक्ष में नहीं स्थापित किया जाता है, उसके उपकरण बारी बारी पहुंचाए जाते हैं और ले जाकर जोड़े जाते हैं। ईंधन भी पहुंचाया जाता है और उपकरण भी। तो छोटा छोटा उपकरण जोड़ते रहने से कुछ दिन बाद एक बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण हो जाता है। तो हाल ही में चीन ने इस अंतरिक्ष स्टेशन पर ईंधन और दूसरे उपकरणों की आपूर्ति के लिए अपने एक मानव रहित अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया। उस यान का नाम है तियानजू 1। ये क्या है? मानव रहित अंतरिक्ष यान है। कहाँ गया?
चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर गया, तियानजू 1। नेक्स्ट, नासा ने शनि ग्रह के छल्लों का अध्ययन करने के लिए 1997 में केसिनी नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। शनि ग्रह के छल्ले क्या हैं? मैंने जो विश्व भूगोल में ब्रह्मांड के बाद दूसरा अध्याय सौर मंडल पढ़ाया है, उसे जाके एक बार देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि शनि ग्रह के आसपास छल्ले क्यों पाए जाते हैं और वास्तव में क्या है। रंगीन होते हैं, कई रंगों के छल्ले हैं, बड़े आकर्षक होते हैं। तो उसका अध्ययन करने के लिए कि वास्तव में क्या है, नासा ने 1997 में केसिनी नामक अंतरिक्ष यान भेजा था, जो 2004 में वहां पहुंचा। हाल ही में केसिनी ने शनि ग्रह और उसके छल्लों के बीच में जो अंतराल है, हाल ही में केसिनी ने, एक अंतरिक्ष यान है केसिनी, तो हाल ही में केसिनी ने शनि ग्रह और उसके छल्लों के बीच में जो अंतराल है उसमें डाइव किया, मतलब उसमें सफलतापूर्वक प्रवेश किया। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया उपग्रह GSAT-9, ये एक संचार उपग्रह है, नाम है GSAT-9, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट 9। 2014 में दक्षेस का शिखर सम्मेलन हुआ था काठमांडू में, ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में 2014 में दक्षेस देशों का, दक्षेस में कितने देश हैं? 8 देश हैं, भारत के पड़ोसी देश, आप जानते होंगे 8 देशों के नाम। तो 2014 में काठमांडू में दक्षेस देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था। दक्षेस शिखर सम्मेलन ने प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के लिए उपहार स्वरूप एक दक्षेस उपग्रह प्रक्षेपित करने की घोषणा की थी। दक्षेस उपग्रह मतलब एक ऐसा उपग्रह जो दक्षेस के सभी देशों को संचार सेवाएं उपलब्ध कराएगा। एक ऐसा उपग्रह जो दक्षेस के सभी 8 देशों को संचार सेवाएं उपलब्ध कराएगा, इसलिए उसका नाम रखा गया था दक्षेस उपग्रह, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने स्वयं को जब इस परियोजना से अलग कर लिया, पाकिस्तान ने कहा कि हमारा अपना अलग अंतरिक्ष कार्यक्रम है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, तो इसका नाम बदलकर दक्षेस उपग्रह से बदलकर दक्षिण एशिया उपग्रह कर लिया गया, रख लिया गया, ठीक है। वास्तव में GSAT-9 है, इसका नाम है वास्तविक नाम। 5 मई 2017 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSAT-9 को प्रक्षेपित किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरिक्ष में यानी ब्रह्मांड से चारों तरफ किरणें फैलती रहती हैं। वो वास्तव में बिग बैंग वाली किरणें होती हैं। जब बिग बैंग हुआ था, एक विशाल ब्रह्मांडीय पिंड का जब विस्फोट हुआ था, उसके बाद से अंतरिक्ष में तमाम किरणें फैलती रहती हैं। तो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं, ब्रह्मांडीय किरणें कहते हैं उन्हें, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जो ब्रह्मांडीय किरणें आती हैं उनका अध्ययन करने के लिए जो ऑब्जर्वेटरी लगाई जाती है, उसमें तमाम तरह के दूरबीन होते हैं और क्या क्या लगे रहते हैं, तो उसे ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, हिंदी में वेधशाला, ठीक है। तो चीन अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने वाली ब्रह्मांडीय किरणों के अध्ययन के लिए विश्व की सबसे बड़ी वेधशाला का निर्माण कर रहा है। उसका नाम रखा गया है ल्हासो। तिब्बत की राजधानी क्या है? ल्हासा, तो उसका नाम रखा गया है ल्हासो। नेक्स्ट, इसरो ने 2008 में 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रक्षेपित किया था। चंद्रयान कहाँ प्रक्षेपित किया था? चंद्रमा के अध्ययन के लिए, चंद्रमा के वायुमंडल, चंद्रमा की सतह के अध्ययन के लिए, धरातल के अध्ययन के लिए चंद्रयान का प्रक्षेपण किया था। चंद्रयान 22 अक्टूबर को चला था और 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। 2009 में इसरो से चंद्रयान का संपर्क टूट गया था, पता ही नहीं था कि चंद्रयान है कहाँ। हाल ही में वर्ष 2017 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 7 साल बाद चंद्रयान को खोजने में सफलता प्राप्त की। चूंकि दोबारा मिल गया है, इसलिए पूछा जा सकता है कि चंद्रयान कब भेजा गया था या कब पहुंचा था। नेक्स्ट, हाइड रेल, रेल लगा हुआ है मतलब ट्रेन, हाइड रेल। जर्मनी ने दुनिया के पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन का सफल परीक्षण किया। हाइड्रोजन चालित ट्रेन पहला, उसका सफल परीक्षण हुआ है, नाम रखा गया है हाइड रेल। नेक्स्ट, कजान, रूस ने अपने अब तक की सर्वाधिक शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया है, उसका नाम रखा है कजान। परमाणु पनडुब्बी क्या होती है? परमाणु ईंधन से चालित होती है, कजान। दूसरा, फाल्कन 9 रॉकेट। आमतौर पर हम जो उपग्रहों को भेजने के लिए जो रॉकेट लॉन्च करते हैं,
प्रक्षेपण यान, GSLV या PSLV या दूसरे देशों के दूसरे नाम होते हैं। तो वो प्रक्षेपण यान 3 चरणीय या 4 चरणीय होता है। जैसे GSLV 3 चरणीय होता है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, और PSLV 4 चरणीय होता है, यानी अलग अलग चरण में अलग अलग तरह के ईंधन होते हैं। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है उसके अलग अलग चरण नीचे से लेकर ऊपर तक जलकर गिरते जाते हैं, क्योंकि उन चरणों में क्या भरा है, ईंधन भरा है। तो ईंधन के जलने से वो समाप्त होते जाते हैं। थोड़ा और पहुंचा तो पहला चरण गिर गया, थोड़ा और ऊपर पहुंचा रॉकेट तो दूसरा चरण गिर गया। इस तरह से उसके चरण धीरे धीरे जलकर खाक हो जाते हैं। यानी हम अब तक जो रॉकेट इस्तेमाल करते रहे हैं उन्हें दोबारा धरती पर नहीं लाया जा सकता। उपग्रहों को तो पहुंचा देते हैं लेकिन स्वयं समाप्त हो जाते हैं। एक ऐसा रॉकेट जिसे उपग्रह हम भेजें और उपग्रह को छोड़कर दोबारा वापस धरती पर आ जाए, ऐसा रॉकेट हाल ही में एक बनाया गया, लॉन्च किया गया। उसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट, याद रखिएगा। अमेरिका की एक निजी क्षेत्र की कंपनी है स्पेस एक्स, निजी क्षेत्र की कंपनी है अमेरिका की। स्पेस एक्स अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम स्वयं संचालित करती है, यानी सरकारी अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं होता उसका, स्वयं संचालित करती है, अपने से रॉकेट बनाती है और अंतरिक्ष में भेजती है। तो निजी क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स ने दोबारा उपयोग में लाए जाने वाले रॉकेट, लिखा है ना, दोबारा उपयोग में लाए जाने वाले रॉकेट फाल्कन 9 का सफल परीक्षण किया, जिसने हाल ही में एक उपग्रह को प्रक्षेपित किया और उपग्रह को अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित कर दोबारा सकुशल धरती पर लौट आया। फाल्कन 9 निसार, इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा और इसरो मिलकर एक रडार का निर्माण कर रहे हैं। नासा और इसरो मिलकर एक, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, दोनों मिलकर एक रडार का निर्माण कर रहे हैं। वास्तव में ये रडार धरती पर नहीं होगा, अंतरिक्ष में एक उपग्रह पर लगाया जाएगा। अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट पर इसे स्थापित किया जाएगा और अंतरिक्ष से ही ये रडार क्या करते हैं, रडार वस्तुओं की स्थिति और दूरी का पता लगाते हैं। ठीक है, खासकर रक्षा क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई मिसाइल आपके देश के ऊपर छोड़ी जा रही है तो रडार पता लगा लेता है कि ये मिसाइल इस दिशा से आ रही है और इतनी दूरी पर है और उससे हमारे देश में पहुंचने में इतना समय लगेगा, रडार पता कर ले। रडार का फुल फॉर्म जरा आप लोग कमेंट में बताइएगा तो, ठीक है। हाँ, तो नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग सैटेलाइट, दोनों मिलकर एक सैटेलाइट बना रहे हैं जिस पर एक रडार होगा जो अंतरिक्ष से दोनों देशों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ। जब मैं भारतीय भूगोल पढ़ा रहा था तो उसमें दूसरा अध्याय में मैंने भारत के द्वीप और प्रवाल द्वीपों के बारे में बताया था। प्रवाल द्वीपों को मैंने केवल भारतीय प्रवाल द्वीपों को नहीं बताया था, बल्कि भूमंडल में यानी धरती पर जितने भी प्रवाल द्वीप हैं उनके बारे में भी बताया था और ग्रेट प्रवाल रीफ का भी उल्लेख हुआ था। तो ग्रेट बैरियर रीफ का भी उल्लेख हुआ था। ग्रेट बैरियर रीफ के विषय में जानकारी के लिए या प्रवाल भित्तियों में जानकारी के बारे में जानकारी के लिए आप भारतीय भूगोल का दूसरा अध्याय एक बार देख लीजिए, वो काफी महत्वपूर्ण है अगर नहीं देखा है तो जो प्रवाल होते हैं, प्रवाल एक जीव होता है समुद्र में 2 सेंटीमीटर का होता है। ये चूना पदार्थ पर निर्वाह करता है, घोंघे की तरह कैल्शियम के खोल में रहता है और इनकी प्रकृति होती है कि जब एक प्रवाल मर जाता है तो उसकी जो कैल्शियम का आवरण है, खोल है, उसके खोल के ऊपर दूसरा प्रवाल अपना घरौंदा बनाता है। इस तरह से प्रवाल एक के ऊपर वृद्धि करते हुए समुद्र सतह पर ऊपर तक आ जाते हैं। छिछले समुद्र में इनका विकास होता है जहां पे कि सूर्य की किरणें पहुंच सकती हैं। गहरे समुद्र में नहीं जाएंगे ये, क्यों? क्योंकि गहरे समुद्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। छिछले समुद्र में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, वही अपना घरौंदा बनाते हैं और एक के ऊपर एक विकास करते हुए, क्योंकि जब एक प्रवाल मर जाता है तो उसकी खोल के ऊपर उसका चूना लेकर दूसरा प्रवाल अपना खोल बनाता है। तो एक के ऊपर एक ये अपना खोल बनाते जाते हैं और सतह तक चले जाते हैं। समुद्री गोताखोरों के लिए बहुत ही सुंदर दृश्य वाले क्षेत्र होते हैं। अक्सर लोग गोताखोरी करते हैं। गोताखोर कौन होता है? अरे हम ही आप। अगर हम आप घूमने गए और ऑस्ट्रेलिया घूमने गए और वहां जाके गोताखोरी करें तो हम गोताखोर हैं। हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें सुंदर नजारे देखने में मजा आता है। तो
यहाँ पे तमाम फिल्मों के सीन भी फिल्माए जाते हैं। आप अक्सर देखे होंगे फिल्मों में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पे लेके मास्क लगा के समुद्रों में चलते रहते हैं और मछलियों को छूते रहते हैं। वहाँ पे बहुत ही रंग बिरंगी मछलियाँ पाई जाती हैं। तो प्रवाल भित्तियों के बारे में व्यापक जानकारी के लिए भारतीय भूगोल का दूसरा वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं उसे आप। तो एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति, इंग्लिश में ग्रेट बैरियर रीफ का 2/3 भाग भूमंडलीय ऊष्मन के कारण नष्ट हो गया है। प्रवालों को सबसे ज्यादा खतरा ग्लोबल वार्मिंग से होता है, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो यानी भूमंडलीय ऊष्मन होता है, यानी वायुमंडल जब गर्म होता है तो समुद्र का पानी भी गर्म हो जाता है। समुद्र का पानी जब गर्म हो जाता है तो जल की अम्लीयता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि लवण ज्यादा घुलने लगते हैं, यानी समुद्र का पानी ज्यादा नमकीन हो जाता है गर्म होने पर, तो अम्लीयता बढ़ जाती है समुद्र की। अम्लीयता बढ़ने पर जो प्रवाल होते हैं वो मरने लगते हैं। उनके मरने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रवाल विरंजन कहते हैं। ये सब कुछ उस दूसरे वीडियो में बताया गया भारतीय भूगोल के। मैं चाहता हूं कि अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, बड़ा दिलचस्प होगा। तो भूमंडलीय ऊष्मन के कारण उसका 2/3 भाग जो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है नष्ट हो गया है। नेक्स्ट, साइंस पत्रिकाएं दो साइंस पत्रिकाएं हमेशा रिपोर्ट जारी करती हैं। एक साइंस पत्रिका है नेचर और दूसरी साइंस पत्रिका है लैंसेट। एक साइंस पत्रिका है नेचर और दूसरी है लैंसेट। अक्सर पूछा जाता है कि नेचर क्या है, किस तरह की पत्रिका है? साइंस पत्रिका है, साइंस मैगजीन है। इसी तरह लैंसेट भी साइंस मैगजीन है, ठीक है। तो साइंस पत्रिका द लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में तंबाकू उत्पादों के कारण होने वाली 52% मौतें केवल 4 देशों में होती हैं। दुनिया भर में तंबाकू उत्पादों के कारण होने वाली 52% मौतें केवल 4 देशों में होती हैं। ये 4 देश हैं भारत, चीन, रूस और अमेरिका। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक 10 मौतों में से 1 का कारण तंबाकू उत्पाद यानी धूम्रपान होता है, ठीक है। इस तरह से समसामयिकी नोट करते हुए धीरे धीरे पूरा करते हुए चलिए, बहुत आराम से कवर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बाकी का सामान्य अध्ययन में नहीं पढ़ाऊंगा, सामान्य अध्ययन भी आगे तेजी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं समसामयिकी डेली नहीं दूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि कल ही समसामयिकी का वीडियो दिया था और आज फिर दे दिया, लेकिन अब से समसामयिकी की वीडियो एक एक दिन के अंतराल पे रहेंगे, तब भी बड़े आराम से 15 सितंबर तक समाप्त होगा, कोई चिंता की बात नहीं है ना। तो एक दिन के अंतराल पर समसामयिकी होगा, बाकी जो सामान्य अध्ययन है यानी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय इतिहास डेली बेसिस पे चलता रहेगा। चिंता की कोई बात नहीं है। नमस्कार।